सो डीबीएमएस का फोर्थ लेक्चर है आज। आज हम मेंबरशिप टेस्ट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आज ये डिकम्पोजिशन वगैरह भी ख़त्म करते हैं। ओके, तो मेंबरशिप टेस्ट सिंपल है कि एक्स इम्प्लाइज वाई, एफ डी मेंबर ऑफ एफ डी सेट। अगर ये चीज़ एफ डी सेट का मेंबर तब होगा जब एक्स का क्लोजर जो होगा वो वाई को डिटरमाइन करेगा, है ना। कॉमन सेंस की बात है कि जैसे तुम एक्स का क्लोजर निकालने जाओगे, अच्छा जब तुम्हें समझ नहीं आती ना टर्मिनोलॉजी, एग्जाम्पल पे आ जाएंगे हम तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कहता हूँ कि पहले थर्ड लेक्चर रिवाइज कर लेना। तो जब जैसे हम एफ डी सेट्स देखते हैं तो बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, है ना। उसमें से एक्स इम्प्लाइज वाई तभी मिलेगा जब एक्स का क्लोजर में वाई आएगा। क्लियर हो रही है बात। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें एफ डी सेट दे रखा है ये, तो विच ऑफ द एफ डीज आर मेंबर ऑफ गिवन एफ डी सेट, इनमें से कौन सी एफ डी सेट का मेंबर है। तो देखो ए बी इम्प्लाइज एफ, तो मैंने क्या बोला कि ये मेंबरशिप टेस्ट करना है ना इसका, कि क्या ये मेंबर है या नहीं, है ना। स्क्रीन को क्या हो रहा है, हाँ ओके है। तो इसको चेक करने के लिए हमें ए बी का क्लोजर निकालना पड़ेगा। ए बी का क्लोजर करा तो ए बी इंप्लाइज कर रहा है सी को। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिवियल ए बी दोनों खुद आ जाएंगे, फिर सी आ जाएगा, सी की वजह से डी आएगा, डी की वजह से ई आएगा, ई की वजह से एफ आएगा। एफ आ गया ना, एफ की वजह से बी आ रहा है तो बी तो पहले से ही था। एफ अगर आ गया तो इसका मतलब सही बात है कि ए बी इंप्लाइज एफ इज़ अ मेंबर, तो टिक कर दिया। ए सी इंप्लाइज बी क्या मेंबर है, जरा चेक करो। ए सी का क्लोजर चेक करा तो उसमें बी आ रहा है क्योंकि एफ इंप्लाई कर रहा है बी को, है ना। तो इसका मतलब ए सी बी, ए सी इंप्लाइज बी भी मेंबर है ऑफ एफ डी सेट। और ये देखो जरा बी सी इंप्लाइज ए क्या मेंबर है, जरा मैंने चेक करके देखा कि बी सी का क्लोजर क्या होगा। तो बी सी का क्लोजर में बी सी खुद पहले आएंगे, फिर सी की वजह से डी आएगा, डी की वजह से ई आएगा, ई की वजह से एफ आएगा, एफ की वजह से बी आएगा जो कि पहले से ही था, मगर ए आने की चांसेस ही नहीं आ रहे, है ना। ए आ ही नहीं रहा है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ गिवन एफ डी सेट, तो ये आंसर नहीं है। क्लियर। इक्वालिटी ऑफ एफ डी सेट देखते हैं। इक्वालिटी क्या होता है एफ डी सेट की, कि एफ और जी एफ डी सेट लॉजिकली इक्वल तब होंगे जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पहला कि एफ कवर करे जी को, दूसरा जी कवर करे एफ को। जब दोनों एक दूसरे को कवर करेंगे, है ना, तो इक्वालिटी आ जाएगी। ऑब्वियसली बात है, देखो कि जब मैं बोलूँ एफ कवर कर रहा है जी को तो एफ बड़ा है ना। एक वेन डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की कि एफ बड़ा है, उसके अंदर जी है, तो एफ कवर कर रहा है जी को, तो यानी जी में जितने भी एफ डीज होंगे वो एफ में ऑलरेडी होंगे, ठीक है। इसको एफ सुपर सेट ऑफ जी ऐसे करके भी बोल सकते हैं। तो एवरी एफ डी ऑफ जी सेट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ एफ सेट, ठीक है। जी कवर एफ मतलब एवरी एफ डी ऑफ एफ सेट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ जी सेट, है ना। तो उसमें एफ जो है सबसेट ऑफ जी हो जाएगा इस फॉर्म में। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी इसका मतलब वो इक्वल है ना। तो यही दिखा है, अगर एफ कवर जी और जी कवर एफ दोनों यस है तो इक्वालिटी आ जाएगी। अगर मान लो एफ कवर जी, यानी एफ ने कवर कर रखा है जी को, एफ बड़ा है और जी जी नहीं कर पा रहा कवर एफ को, तो इसका मतलब एफ जो है सुपर सेट है जी का, सुपर सेट, है ना। या अगर उल्टा केस है तो जी इज द, या एफ इज द सबसेट बोलेंगे, या जी इज द सुपर सेट ऑफ एफ। अगर दोनों में ही नो है, यानी कोई एक दूसरे को कवर नहीं कर रहा, तो कंपेरिजन हो नहीं सकता, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। ये जो जैसे डमरू जैसा बना हुआ आ रहा है, ऊपर मैंने नेचुरल जॉइन लिखा है ना, ये नीचे काम आएगा और इसको हम आगे देखेंगे भी, अभी तो तुम बस टर्मिनोलॉजी देख लो। तो एक और एग्जांपल, एक क्वेश्चन आ गया हमारा जो भी हमने इक्वालिटी देखी उससे रिलेटेड, कि एफ अगर ये है और जी ये है तो कौन सा ट्रू है इनमें से। ये तो हम केस ले लेते हैं पहला, कि क्या एफ कवर कर रहा है जी को। एफ कवर कर रहा है जी मतलब हम चेक करेंगे कि जी में जितने भी रिलेशंस हमें एफ डी दे रखे हैं, जितने भी एफ डी दे रखे हैं जी में, क्या वो एफ में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये देखो ये एफ का है ना। अब मैं चेक करूँगा जी, जी के अंदर जितने भी एफ डी थे वो एक एक करके चेक करूँगा क्या वो एफ के अंदर सेटिस्फाई हो रहे हैं। जैसे जी में लिखा है ए इम्प्लाइज बी सी, है ना। तो ए इम्प्लाई कर रहा है बी को, ए इम्प्लाई कर रहा है सी को, ए इम्प्लाई कर रहा है बी को, ए और बी इम्प्लाई कर रहा है सी को, तो ऑटोमेटिकली ए इम्प्लाई कर रहा है सी को, तो ये भी ये ठीक है। सिमिलरली बी इम्प्लाई कर रहा है ए सी को, बी सी को कर रहा है सी ए को कर रहा है, तो हाँ ये भी ठीक है। समझ में आया? अब बी सी इम्प्लाई कर रहे हैं ए को, हाँ कर रहे हैं, सी कर पा रहा है तो ईजिली हो रहा है। ए बी इम्प्लाई कर रहा है, देखो ए बी अगर सी को इम्प्लाई कर पा रहा है, चेक करो ए बी को कर रहा है बी सी को, हाँ तो ए बी मिलके सी को तो आराम से ही कर लेंगे। तो एफ कवर जी में कोई दिक्कत नहीं है ना। जब जी कवर एफ देख लेते हैं, क्या जी कवर कर पा रहा है एफ के सारे, तो एफ में तो तीन ही है ना, एक दो तीन, क्या चेक कर लेते हैं ये तीनों क्या कवर हो पा रहे हैं, है ना। तो ए इम्प्लाइज बी, ए इम्प्लाई कर रहा है बी और ए इम्प्लाई कर रहा है सी को, यानी बी को तो कर ही रहा है तो ठीक है। बी इम्प्लाई सी, हाँ बी इम्प्लाई सी भी हो रहा है। देखो अगर राइट साइड में एक से ज़्यादा आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट में आ रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है। जैसे क्या सी इम्प्लाई कर रहा है ए को, तुम बोलोगे हाँ कि सी इम्प्लाई कर सकता है ए को, मगर कहाँ देखो ना, कि ऐसे नहीं बोल सकते कि हम कि ए बी जैसे बोल लिखा है ना, ए बी इम्प्लाई कर रहा है सी को, तो ऐसे नहीं बोल सकता मैं कि ए इम्प्लाई कर रहा है सी को, बी इम्प्लाई कर रहा है सी को, नहीं ये नहीं टूट सकता। लेफ्ट जो होता है कंबाइनली ये मिलके कर रहा है, ठीक है। तो देर इज नो केस, क्योंकि सी सिर्फ सी को इम्प्लाई कर पाएगा, है ना, वो ट्रिवियल केस। तो सी इम्प्लाई नहीं कर पा रहा है ए को, ये देखो जैसे बी सी इम्प्लाई कर रहा है ए को, मगर सी इम्प्लाई कर रहा है ए को नहीं कह सकते हम, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये दोनों मिलकर ए को इम्प्लाई कर रहे हैं ना। तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑफ दिस जी नॉट कवर्स एफ। तो जी नहीं कर रहा है, एफ कवर कर रहा है, यानी एफ जो है वो सुपर सेट निकला जी का, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, टिक लगा देना, ऐसा क्वेश्चन आता है तो। आगे आगे आती है प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन, लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन मैं बता दिया था कि हम क्यों यूज़ करते हैं, कि रिडंडेंसी कम कर पाए, है ना। और बोथ प्रॉपर्टीज शुड बी सेटिस्फाई, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए डिकम्पोजिशन अगर करना है तुम्हें तो, कि लॉसलेस जॉइन होना चाहिए और डिपेंडेंसी भी प्रिजर्व रहनी चाहिए, ठीक है। हम एक एक करके समझ लेते हैं दोनों को। लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन क्या होता है कि एक रिलेशनल स्कीमा है आर, जिसके इंस्टेंस
इंस्टेंस आर है, छोटा आर, ठीक है, मतलब अगर ये रिलेशन है, ये कैपिटल आर है, तो इसके इंस्टेंस हो गए ना, ये छोटा आर, ये सारे इंस्टेंस हो गए। इंस्टेंस वैसे बता चुके हैं हम, पहली क्लास में बताया था। डिकम्पोज इंटू सब रिलेशन, सब रिलेशन में डिकम्पोज होगा R1 R2 RN, मान लो बहुत सारे सब रिलेशन में टूट गया, डिकम्पोज हो गया इन जनरल। अब ये नेचुरल जॉइन है ना, R1 जॉइन R2 जॉइन, इन सबको जॉइन करोगे अगर, तो जर्नली क्या होगा कि मान लो कि कुछ ऐसे रिलेशन बन गए जिनकी वजह से FD ज़्यादा हो गया है ना, मतलब कुछ रिलेशन ज़्यादा बन गए, तो उस केस में तो डेफिनेटली ये क्या हो सकता है, सुपर सेट या इक्वल टू आर हो सकता है इन जनरल। आर से ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि हम आर को ही तो तोड़ के बना रहे थे। तो अगर मान लो इक्वल हो जाता है, यानी R1 जॉइन R2 जॉइन RN, अभी एग्जांपल लेके नीचे एग्जांपल है उसको भी समझाएंगे, अगर इक्वल हो जाता है तो लॉसलेस जॉइन है। और अगर इक्वल नहीं होता है, यानी ये जो होता है वो सुपर सेट निकल जाता है, देखो सबसेट होने का तो नाम ही नहीं है, ठीक है, रीज़न तुम्हें पता ही है, क्योंकि सब कुछ किससे बन रहा है, आर से बन रहा है टूट के, ठीक है, तो कोई नया कॉम्बिनेशन जरूर बन सकता है जिसकी वजह से सुपर सेट बन सकता है, और सबसेट नहीं बनेगा, है ना, ये तो ऑब्वियस है। तो ये लॉसी जॉइन डिकम्पोजिशन कहलाता है, यहाँ पे ये इनका जॉइन जो होता है वो सुपर सेट निकल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि एग्जाम्पल है, हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें SID एस नेम इनको इम्प्लाई कर रही है, स्टूडेंट ID S1 S2 S3, स्टूडेंट का नाम और उनके कोर्स, ठीक है। तो मैंने इसको डिकम्पोज करने की कोशिश की दो रिलेशन में, R1 और R2, क्लियर। तो R1 और R2 में डिकम्पोज करा विद द कॉमन एट्रीब्यूट SID को लिया मैंने, ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे देखो कैंडिडेट की जो है वो SID CID है, SID क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ दो बार आ रहा है ना, CID अगर SID CID दोनों को ले लेंगे तो कैंडिडेट की कहलाएगी वो, ठीक है। तो मैंने डिकम्पोज कर रहा हूँ आर को सब रिलेशन में यूजिंग SID एस कॉमन एट्रीब्यूट, SID को ले रहा हूँ कॉमन, क्योंकि ये देखो यहाँ भी SID यहाँ भी SID, तो ध्यान से देखना SID कैंडिडेट की में है ना, अभी समझ में आएगा तुम्हें मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, SID और एस नेम का बनाया एक, तो SID इसकी नाम इसका A है, SID इसकी 1 है तो लिख दिया, नाम इसका भी SID इसकी 2 है, SID 3 है, नाम भी है फिर से, ठीक है। तो मैंने कर दिया एक बनाया, इसमें क्या है SID इम्प्लाइज एस नेम, है ना। यहाँ देखो SID CID बना रखा है, हर स्टूडेंट जो है वो कितने भी कोर्स इनरोल कर सकता है, तो स्टूडेंट 1 ने 2 कोर्स इनरोल करे हैं, 2 ने C2 कराया है, S3 ने C3 कराया है, तो इसमें ये ट्रीवियल केस है, ट्रीवियल FD बन रही है, SID CID इम्प्लाई कर रही है SID CID, ठीक है। तो अब जरा इन दोनों का नेचुरल जॉइन निकाल के देखते हैं, नेचुरल जॉइन यानी ये जो मैंने बना के दिखाया, क्लियर नहीं है क्या? अब है। तो अगर इन दोनों का नेचुरल जॉइन करके देखें तो ऐसे देखो, पहले तो कॉमन एट्रीब्यूट है उसको पकड़ लो, S1 कहाँ कितनी बार है, एक बार दो बार, तो यानी ये इसकी कहानी दो बार लिखनी है, यानी S1A C1 S1A C2, समझ में आया? अभी देखो S2 जो है वो एक बार है तो कहानी इसकी एक बार लिखनी है, ये लिख दी S2B C2, S3 जो है एक बार है तो S3B C3 लिख दी। तो जब मैंने इसका नेचुरल जॉइन बनाया ना तो एग्जैक्टली ओरिजिनल की तरह दिखा, यानी ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन, क्लियर हो रही है बात। तो इसका सबसे अच्छी इसका रीज़न क्या हुआ, क्योंकि मैंने सुपर की, क्योंकि कैंडिडेट की का हिस्सा जो होता है वो सुपर की होता है ना, तो एक सुपर की को मैंने यूज़ करा। वहीं दूसरा एग्जांपल देखो ये वाला, और उससे पहले बार ये देख लो नेचुरल जॉइन के बारे में लिख रखा है कि जॉइन जहाँ पे जॉइन टू टेबल्स बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट वैल्यू, है ना, कॉमन एट्रीब्यूट वैल्यू के बेसिस पे, जैसे पिछले वाले में मैंने SID यूज़ करा, इसमें एस नेम यूज़ करा, तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, डिकम्पोज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एस नेम, तो नाम के बेसिस पे कर रहे हैं, तो S1 S2 S3 नाम थे इनके ABB, है ना, पिछली टेबल में एस नेम और CID का अलग बना दिया। तो जब मैंने इनको नेचुरल जॉइन करने की कोशिश की तो मैंने क्या बोला था कि जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसको चेक करो इस टेबल में, तो A के दो बार रेफरेंस आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, S1A C1 S1A C2 लिख दिया। अब B के भी दो बार आ रहे हैं, अब बुरी बात यह है कि इस B के भी दो बार काउंट होंगे, ठीक है। तो जैसे S2B C2 S2B C3 होगा, उसके बाद S3B C2 S3B C3, ये देखो यहाँ पॉपुलेट हो गया, है ना। दिक्कत क्या हुई कि ये एडिशनल आ गया, ये तो था ही नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ जो है B था ये दो बार काउंट होगा, नेचुरल जॉइन यही करता है ना, इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। तो एडिशनल ये आगे इसको बोलते हैं स्पोरियस रिकॉर्ड या टपल, स्पोरियस रिकॉर्ड कहते हैं इसको, ठीक है। तो हुआ क्या, ओरिजिनल से अलग आ गया ये, तो इसको हम कहते हैं लॉसी जॉइन। लॉसी मतलब लॉस हो गया किस चीज़ का, ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा का। तो बोलोगे लॉस कहाँ हुआ, ये तो डेटा ज़्यादा हो गया, हाँ हाँ ज़्यादा तो हो गया, मगर इसमें ओरिजिनलिटी खत्म हो गई, ओरिजिनलिटी जो डेटा की थी वो लॉस हो गई, ठीक है। तो कॉमन एट्रीब्यूट मस्ट बी अ सुपर की और कैंडिडेट की ऑफ द सब रिलेशन, एस नेम जो था वो नहीं था, है ना, ठीक है ना। अगर अगर लॉसलेस होना है तो वो कॉमन एट्रीब्यूट जो होना चाहिए वो सुपर की या कैंडिडेट की होना चाहिए। एग्जाम्पल 1 में जैसे SID था, मगर एग्जाम्पल 2 में SID एस नेम नहीं था, है ना। अब दोबारा से लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पिछली बार हम रिलेशन के बेसिस पे देख रहे थे, इस बार हम FD सेट के बेस पे देख रहे हैं, ठीक है। तो रिलेशनल स्कीमा R विद FD सेट अगर F है, वो डिकम्पोज करेंगे हम सब रिलेशन में, R1 और R2 मान लेते हैं, तो लॉसलेस तभी कहलाएगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। पहली कंडीशन की दोनों R1 और R2 का यूनियन मिलकर R होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन में ऑप्शन आता है, यानी कोई भी चलेगा, और है ना, तो कोई भी चलेगा, यानी उन दोनों का इंटरसेक्शन या तो R1 को रेफर करे या R2 को इम्प्लाई करे, ठीक है, R1 या R2 को किसी को भी इम्प्लाई करे। कहने का मतलब कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो होना चाहिए वो सुपर की होना चाहिए, या तो R1 का या R2 का। क्वेश्चन के हिसाब से समझाता हूँ, क्वेश्चन बना रखे हमने 6, ठीक है, छोटे छोटे 6 क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ तक। तो एग्जाम्पल देखो, जैसे पहले तो भूलना मत कि ABCDE भी लिखा हुआ है यहाँ पे, हम रिलेशन सही से देखते नहीं है, सीधा हम क्वेश्चन में यहाँ से जंप कर लेते हैं, नहीं,
रिलेशन देखा और डिकम्पोज करके इन्होंने ये कर दिया। तो जरा इन दोनों का यूनियन करो, R1 है ये R2 है, R1 यूनियन R2 जो है इसमें ABCD बन जाएगा, मगर E तो है ही नहीं, है ना, तो डिकम्पोजिशन ही नहीं आ रहा, मतलब इक्वल नहीं आ रहा आर के, इसका मतलब ये लॉसी जॉइन है, बिकॉज एट्रीब्यूट ई लॉस्ट इन द डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज करा जो हमने उसमें ई गायब हो गया। सेकंड देखते हैं ABCD, हाँ ये तो इसमें ई भी है, मगर इंटरसेक्शन जस्ट क्योंकि हमें दोनों पॉइंट प्रूव करना है ना, तो इंटरसेक्शन जब करा तो फाई आया, ठीक है, इंटरसेक्शन तो कुछ आना चाहिए था सुपर की करके कुछ, है ना, तो सेकंड कंडीशन वायलेट हो गई, तो देयरफॉर अगेन लॉसी जॉइन। ये देखो ABCD, हाँ तो देखो सब दोनों पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाँ यूनियन करने से आ रहा है। अच्छा इंटरसेक्शन में C भी कॉमन आ गया कॉमन। अब क्या दिक्कत हो गई कि कॉमन एट्रीब्यूट इज नॉट सफिशिएंट, इट शुड बी सुपर की ऑफ वन ऑफ द सब रिलेशन, ठीक है, सुपर की होना चाहिए था फॉर एग्जांपल, क्योंकि कॉमन एट्रीब्यूट C आया है तो C का क्लोजर निकालने की कोशिश की मैंने, ठीक है, तो यहाँ अगर तुम देखोगे तो C की वजह से D आ रहा है, C की वजह से C खुद तो आएगा, D भी आएगा, D के अलावा और कुछ आ रहा नहीं आ रहा, है ना, तो इसका मतलब C का क्लोजर में CD होगा। मगर इंडिविजुअली देखो ये R1 है ये R2 है, क्या इसमें CD आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब C के क्लोजर में क्या ABC आ रहा है, नहीं आ रहा, AB तो है ही नहीं, क्या C के क्लोजर में E आ रहा है, नहीं आ रहा, है ना, इसका मतलब कोई भी पूरा नहीं है, यानी C जो है सुपर की तो है नहीं, तो नॉट सुपर की ऑफ R1 और R2, किसी की भी सुपर की नहीं है, तो C के क्लोजर नॉट डिटरमाइन, कहने का मतलब है कि C का क्लोजर जब करते हैं तो वो सारे एट्रीब्यूट R1 के दिखाना चाहिए था, यानी कहने का मतलब है अगर C के क्लोजर में यहाँ पे A, B, C आता, यानी वो पूरा आ जाता, तो इसका मतलब वो ठीक था कि वो सुपर की है R1 की, ऐसा भी केस नहीं है, या तो CD के कॉमा करके E भी आना चाहिए था, नहीं है E भी नहीं है, तो इसका मतलब सारे एट्रीब्यूट नहीं है, तो लॉसी जॉइन डिकम्पोजिशन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, 3 तरह में काटा गया, तो यहाँ देखो अगर C कॉमन है ना, C कॉमन है तो अगर C का अभी अभी हमने करके देखा क्लोजर, तो CD आया, CD भी दिख रहा है मेरे को, है ना, यहाँ पे इन दोनों में CD जो है मतलब C जो है वो सुपर की निकला रिलेशन 2 की, तो हम डेफिनेटली इन दोनों को डिकम्पोज जॉइन करके क्या कर सकते हैं, R1 to ABCD कह सकते हैं, है ना, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अब इसमें D जो है वो कॉमन है ना, और D का जब हम क्लोजर निकाल के देखा तो वो D ही आता है, कैसे आता है, तो इसको देख लो दोबारा, कहीं दिख रहा है तुम्हें D से कुछ और जा रहा है, नहीं जा रहा ना, है ना, तो इसलिए D ही रह गया, तो नॉट अ सुपर की ऑफ, ना ही R1 का सुपर की निकला ना R2 का निकला, इसका मतलब अगेन लॉसी जॉइन। ठीक है, एक और केस देख लो कि R1 रिलेशन है, R2 रिलेशन है, R3 रिलेशन है, ठीक है, तुम ऐसे करके लिखो या कॉमा डाल के लिखो जैसे ऊपर लिख रहा है, बात एक ही है। अब यहाँ देख रहे हो इन दोनों का यूनियन जो है वो उसमें कहीं ई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो गारंटी जो है लॉसी है। फाइनली जाके सारे लॉसी होने के बाद फाइनली लॉसलेस आया। लॉसलेस इसमें क्या है कि देखो C कॉमन था, तो CD जो है अभी तुम्हें बताया मैंने, अब तो 2 बार बता दिया कि C का क्लोजर CD है, तो इसकी वजह से ABCD बन गया। अब इसमें जो है B कॉमन है, और B का जब तुम वो करोगे क्लोजर निकालोगे तो BE आएगा इधर से देख के, है ना, क्योंकि B की वजह से E आ रहा है, तो BE तो हमारा R3 है, इसका मतलब ये भी कंबाइन हो गया, इसका मतलब है कि हाँ लॉसलेस जॉइन था। अगर डिकम्पोजिशन के पूरा होने के बाद देखो एक्जैक्टली मिल रहा है ना हमें सब कुछ, रिलेशन पूरा मिल रहा है, तो इसका मतलब डिकम्पोजिशन बढ़िया है, लॉसलेस है। अब लॉसलेस डिस्कस हो गया बहुत ज़्यादा, अब डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की बात करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, है ना। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग रिलेशन R विद FD सेट F डिकम्पोज इनटू सब रिलेशन R1 R2 Rn विद FD सेट F1 से लेके Fn, है ना, यानी R जो था रिलेशन उसकी FD सेट थी, अब वो R जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, तब हर एक छोटे टुकड़े की खुद की FD सेट होगी। तो इन जनरल होना क्या चाहिए कि जो छोटे छोटे टुकड़ों की FD सेट है उन सबका यूनियन जो होना चाहिए, या तो वो सुपर सेट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना, यही केस है कि या तो बीच में कुछ टुकड़ा टूट के गिर गया तो फिर बराबर नहीं हो पाएगा, सुपर सेट सुपर कह रहा हूँ सब सेट, ठीक है, ध्यान रखना छोटा होगा या बराबर होगा, है ना, अगर बराबर निकला तो ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन है, क्लियर, अगर छोटा निकला या मतलब सबसेट निकला तो नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन, तो FD इज लॉस्ट इन डिकम्पोजिशन, इसका मतलब कोई FD लॉस्ट हो गई, और एवरी FD ऑफ F शुड बी अ मेंबर ऑफ सब रिलेशन, है ना, जो कि होना चाहिए अगर प्रिजर्विंग करना है तो। ये आखिरी एक पेज है बस, ज़्यादा नहीं है, 2 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग के रिलेशन दे रखा है, FD दे रखा है, डिकम्पोजिशन दे रखा है, तो करना क्या होगा इसमें कि अब इसमें थोड़ा उल्टा काम है, ठीक है, थोड़ा उल्टा काम मतलब कि R1 रिलेशन R2 रिलेशन R3 रिलेशन R4 है, ठीक है, ये मैंने डिकम्पोजिशन से उठा के यहाँ लिख दिया। तो अब इनका FD निकालना है कि हमारा F1 F2 F3 F4 होने के चाहिए, इन चारों का मिलके यूनियन करके अगर F के बराबर आया तभी वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग निकलेगा, ठीक है। तो करना क्या है, उससे पहले नोट देख लो कि होता क्या है कि अगर एक रिलेशन है हमारे पास, जैसे PQR मान लो रिलेशन आई, जैसे ये R1 है ना, इसको मैं A भी लिखा है, तो इस ये कैसे आया मैं ये समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, कि हम ये सब कैसे ढूंढ के निकालेंगे, कहीं निकालना है ना जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो अगर तुम्हें RI मतलब कोई RI रिलेशन दे रखा है, तो उसकी FD क्या होगी, FD RI की FI होगी, जैसे R1 की FD है F1, है ना, वही मैं निकाल रहा हूँ। तो F1 जो होगी वो कैसे निकलेंगी, तो हम क्या करेंगे हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को पहले क्लोजर निकालेंगे, तो जैसे P के क्लोजर में मान लेते हैं Q आ गया, तो एक हमारा FD हो जाएगी कि P इंप्लाइज Q, ठीक है, Q के क्लोजर में मान लो कुछ नहीं आया, सिर्फ Q ही आया,
तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नॉन ट्रिवियल चलती है ना। ऐसे तो तुम बहुत सारे कॉम्बिनेशन पी इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज पी क्यू ऐसे तो बहुत सारे लिख दोगे ना, तो नॉन ट्रिवियल एफ डी ऑफ सब रिलेशन ही चलती है। तो पी इम्प्लाइज क्यू चलेगा, है ना, ये तो ऑब्वियस है। अगर आर के क्लोजर में पी आया तो आर इम्प्लाई पी भी है, ठीक है। अब इंडिविजुअल हो गए, अब जरा क्लब करके देखते हैं, यानी पी क्यू एक बार देखते हैं। पी क्यू का जब हमने क्लोजर करा तो पी क्यू ही आया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। पी आर का देखते हैं, पी आर का जब क्लोजर करा तो उसमें पी आर तो आया ही, साथ में क्यू भी आ गया, है ना। इसका मतलब पी आर इम्प्लाइज क्यू, एक अनदर एफ डी मिल गई। अगर क्यू आर का करके देखा तो उसमें मान लो कि क्यू आर तो आया, साथ में पी और आ गया, तो क्यू आर इम्प्लाई पी, एक और एफ डी मिल गई। तीनों को एक साथ करोगे तो तीनों आएंगे, तो वो ट्रिवियल केस हो गया, वो नहीं देखेंगे। तो समझ में, इस तरह से हमने एक पर्टिकुलर एफ डी बनाई, एक आर आई की एफ आई बनाई, ठीक है, एक रिलेशन की एफ डी बनाई। तो जैसे देखो आर वन को देखो, इसमें ए बी है ना। तो चेक करके देखा हमने इसमें कि ए इम्प्लाइज बी बन रहा है ना, कि मैच तो हो रहा है ना। अगर हम इंडिविजुअली देखें कि क्या बी से कुछ बन रहा है सी, तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सी है ही नहीं, ए से बी बन रहा है। अब बी से सी देखो, क्या बी इम्प्लाइज सी हो रहा है? हाँ हो रहा है। सी इम्प्लाइज बी, क्योंकि सी इम्प्लाई कर रहा है डी को, डी इम्प्लाई कर रहा है बी को, इसका मतलब सी इम्प्लाई बी भी हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। बी और सी का ही तो खेल देखना है वैसे उसमें। क्लोजर करके देखा करो, सी को देखो, सी डी का है, ठीक है, क्या डी सी का है? जब डी इम्प्लाई कर रहा है बी को और बी इम्प्लाई कर रहा है सी को, इसका मतलब हाँ सही है। आर फोर को देखो, डी ई में कोई रिलेशन है, डी और ई में, हाँ है, डी जो इम्प्लाई कर रहा है ई को, है ना। तो हमने ये सब बना दिया। अब फाइनली चेक करने की बारी आई। चेक कैसे करेंगे कि इस पर्टिकुलर चीज़ में चेक करेंगे कि क्या एक हर इंडिविजुअल एफ डी जो है वो क्या इसमें बन सकती है क्या। फॉर एग्जाम्पल ए इम्प्लाइज बी नज़र आ रहा है, हाँ आ रहा है। बी मैं इसको चेक कर रहा हूँ, मैं यही सब मैंने दोबारा लिख दिया यहाँ पे और टिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए इम्प्लाइज बी हाँ है, बी इम्प्लाइज सी, ये सब दोबारा लिखा हुआ यहाँ से, यहाँ बी इम्प्लाइज सी हाँ है, सी इम्प्लाइज डी, सी इम्प्लाई कर रहा है डी को, हाँ दिख गया। डी इम्प्लाई बी ई, डी इम्प्लाई बी ई मतलब मेरे को कि इसमें दो चीज़ों को तोड़ा गया, मतलब डी इम्प्लाई कर रहा है बी को या डी इम्प्लाई कर रहा है ई को। डी इम्प्लाई कर रहा है ई को तो दिख गया, या डी इम्प्लाई कर रहा है बी को, ये कहाँ है? ये तो कहीं है ही नहीं। मगर हमने इस केस में डी का क्लोजर निकालना पड़ेगा। तो डी का क्लोजर जब कर रहा है, डी इम्प्लाई कर रहा है ई को, ई इम्प्लाई कर रहा है कहीं नहीं, डी इम्प्लाई कर रहा है सी को, तो सी भी लिख दिया, सी इम्प्लाई कर रहा है हाँ बी को, तो फाइनली डी इम्प्लाई कर रहा है बी को, इसका मतलब सही है। तो ये दोनों इक्वल निकले, सारी कंडीशन सेटिस्फाई, तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। होप क्लियर है। एक और केस देखते हैं जो नहीं है, ठीक है, तो आज का कोटा हो जाएगा। रिलेशन ये दे रखा है, डिकम्पोजिशन ये दे रखा है। R1 R2 R3 ले लिया, F1 F2 F3 इनकी एफ डी बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा देखो, सारे कॉम्बिनेशन लेने बताया था ना पी क्यू आर में भी। तो अगर हम F1 को देखें तो ये तुम मन में भी कर सकते हो, तुम्हें दिखाने के लिए मैंने लिखा है कि अगर हम ए का क्लोजर देखें तो ए आएगा, ऊपर में देखना है, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल रिलेशन में बी का क्लोजर बी आएगा, सी का क्लोजर सी आएगा, ए बी का क्लोजर क्या आएगा? ए बी का क्लोजर ए बी खुद और साथ में सी डी भी है, तो आ गया। बी सी का क्लोजर क्या आएगा? बी सी खुद, ए सी का क्लोजर ए सी खुद, है ना। तो हमें इसमें क्या पता चला कि ए बी इम्प्लाई कर रहा है सी को, है ना, क्योंकि यहाँ तो डी है नहीं। जैसे अगर तुम ए बी का क्लोजर देखो, बाकी सबके क्लोजर तो वो खुद ही आ रहे हैं ना, कुछ नया नहीं आ रहा, बस नया यहीं पे आया कि ए बी के क्लोजर में, ए बी के क्लोजर में सी डी नए आ गए। अब यहाँ डी तो है नहीं, तो सी ही है, तो ए बी इम्प्लाई सी जो है पहला मिल गया। सेकंड देखो बी सी डी, बी वही, सी अकेला, डी, अब डी को देखा तो हमने डी ए आ रहा है, डी ए, मगर ए यहाँ है ही नहीं, तो हम डी इम्प्लाइज ए नहीं लिख सकते यहाँ, क्योंकि इस रिलेशन में ए है नहीं। फिर हमने चेक करा कंबाइन करके, बी सी को चेक करा तो बी सी ही आया, बी डी को चेक करा तो बी डी को चेक करा तो हमारे पास क्या आया? बी डी खुद और डी की वजह से ए, और अब ए बी की वजह से सी भी आ गया। तो यानी बी डी इम्प्लाई कर रहा है सी को। मैंने ए क्यों नहीं लिया? क्योंकि ए यहाँ मौजूद नहीं है, तो सिर्फ ऐसे लिखेंगे बी डी इम्प्लाई कर रहा है सी को। क्लियर? सी डी ए देखिए इरेलीवेंट है यहाँ पे। फिर देखो ए डी को, तो ए का खुद देखा, डी का देखा तो डी ए, तो डी इम्प्लाइज ए। तो फाइनली हमें 3 मिल गए, एफ डीज मिल गए। अब चेक करना है, चेक करने के लिए हम कहाँ करेंगे, क्या करेंगे? हर एक इंडिविजुअल चेक करेंगे कि ए बी इम्प्लाई कर रहा है सी डी को, क्या कर रहा है? ए बी इम्प्लाई कर रहा है सी को, हाँ कर रहा है। ए बी इम्प्लाई कर रहा है डी को, ए बी इम्प्लाई कर रहा है डी को, दिख रहा है तुम्हें कि ए बी इम्प्लाई कर रही है डी को? ऐसे तो नहीं दिख रहा, क्या करें? क्लोजर निकालते हैं। ए बी का क्लोजर निकाल के देखा मैंने यहाँ पे, तो ए बी की वजह से ए बी खुद आया और ए बी की वजह से सी आ गया। इसके अलावा मुझे बी डी चाहिए नहीं, तो मेरे को ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है जिसमें ए बी इम्प्लाई करे डी को, तो ये केस फेल हो जाता है। लास्ट वाला केस तो फुलफिल हो रहा है, ये वाला केस फेल हो जाता है। और इस पर्टिकुलर केस की वजह से हमारा जो यूनियन ऑफ ऑल एफ डीज हैं वो सबसेट निकलता है हमारा रिलेशन के एफ डी से, बिकॉज ए बी इम्प्लाइज डी जो है इज लॉस्ट डिकम्पोजिशन होने की वजह से, तो नॉट अ डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। तो उसमें पूछ भी सकते हैं कि वाई इट इज़ नॉट, तो बिकॉज ए बी इम्प्लाइज डी इज नॉट लॉस्ट, इज लॉस्ट, ठीक है। तो क्लियर होगा, आज के लिए इतना ही।